placed at the bottom of a tank containing water. Depth of 80 centimeter. एक टैंक यहाँ बनाते हैं, इस टैंक में वाटर है और ये वाटर 80 सेंटीमीटर डेप्थ तक है. दिस डेप्थ इज 80. Okay. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Bulb है कहाँ? At the bottom of the tank. Here is the bulb. यहाँ से उसकी लाइट बाहर निकलती है, इधर से भी निकलती है और इधर से भी निकलती है. कितने एरिया से? यहाँ पर कितना एरिया है जहां से ये बल्ब की लाइट बाहर निकलेगी? What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is so and so. Okay, ये एरिया हमको निकालना है. सबसे पहली चीज हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वाली लाइट यहां से क्यों नहीं निकलेगी. ये ऐसे गई और यहां से निकल जाए. क्या ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी सरफेस पे लाइट आएगी? देखिए, पूरी सरफेस पर लाइट आएगी या नहीं आएगी? याद रखिए, पूरी सरफेस पर लाइट नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? ये यहां से इंसिडेंट रे गई है और यहां पर हमने नॉर्मल बनाया. ये जो रिफ्रैक्शन होगा, द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल. दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये यहां से ऐसे हो जाएगी. यहां पर जो लाइट जाएगी वो कैसी होगी? और इधर जाएगी और ऐसे हो जाएगी. इसके बाद जो यहां लाइट जाएगी, इसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये अंदर आ जाएगी, ये वाली लाइट अंदर आ जाएगी, इधर की लाइट अंदर आ जाएगी. यहां पर यहां तक की लाइट ऐसे गई और इधर जितनी भी लाइट रेज जाएगी ये सब अंदर आ जाएगी. अब यहां से हम देख रहे हैं, अगर हमने यहां पर अपनी आईज सेट की तो क्या हमको इधर से कोई रे दिखने वाली है? दिखेगी. कहां से आती हुई दिखेगी? ये ऐसे यहां से आती हुई दिखती है. क्या यहां से आने वाली रे बाहर आ रही है? आंसर है नहीं आ रही. अगर ये बाहर नहीं आ रही तो ये हमको नहीं दिखेगी. मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूं सो इट विल बी क्लियरर टू यू. ये यहां पर बल्ब है. ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल. तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी. ये क्रिटिकल एंगल है तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी. अब यहां देखिए, यहां पर जो लाइट यहां से जा रही है, ये लाइट क्या ये बाहर जाएगी? नहीं जाएगी. ये इक्वल एंगल बनाकर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इधर जाने वाली लाइट भी बाहर नहीं जाएगी, इक्वल एंगल बनाकर अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसका ये मतलब है कि इस सरफेस से यहां से कोई लाइट बाहर नहीं जा रही है, यहां से भी नहीं जा रही है, यहां से यहां से यहां से यहां से कोई लाइट बाहर नहीं जा रही है. तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि यहां से तो लाइट बाहर आ रही है पर यहां से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही. तो क्या होगा? यहां से लेके यहां तक की सरफेस हमको ब्राइट दिखेगी, क्योंकि यहां हर जगह से लाइट ऐसे बाहर जाती है. ये लेकिन इसके बाद लाइट का बाहर आना बंद. तो ये वाली सरफेस यहां से यहां तक की सरफेस कैसी दिखती है?
डार्क, ये सरफेस डार्क और यहां से यहां तक की सरफेस ये हमको कैसी दिखेगी? ब्राइट। इसकी शेप कैसे होगी? तो आंसर है कि यहां से मान लीजिए ये कुछ एंगल बनना है 64 डिग्री और समथिंग, जो पानी का सी होता है, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो कैसी शेप बन रही है? सर्कल। कैसा बना? सर्कल। तो उस सर्कल के अंदर हमको क्या दिखेगा? लाइट। और सर्कल के बाहर क्या दिखेगा? डार्क, क्योंकि सर्कल के बाहर जो रे ऐसी जा रही है उसका एंगल सी से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो नीचे मुड़ जाएगी, बाहर नहीं आएगी। अगर बाहर नहीं आएगी तो हम ऊपर से देखते हैं यहां से कोई लाइट नहीं आ रही, तो वो एरिया डार्क दिखेगा, और जहां से लाइट आ रही है वो एरिया ब्राइट दिखेगा। इसलिए ये एरिया ब्राइट दिखता है और ये एरिया डार्क दिखता है, विच इज द फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया? ओके, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके साथ में एक चीज आपको और बता दूं, इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट भी आता है दूसरी लैंग्वेज यूज करके। कैसे? अगर हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे को इन्वॉल्व करें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, इसका ये मतलब है यहां से आने वाली रे यहां आ जाएगी, ये वाली रे यहां आएगी, ये वाली रे यहां आएगी, लेकिन इसके नीचे से कोई रे इधर नहीं आएगी। आखिरी रे, लास्ट रे जो यहां पर पहुंचती है वो ये वाली होगी। इसके इधर से कोई रे आती है क्या? नहीं आती, बाहर से नहीं आती। यहां पर भी बाहर से नहीं आती। यहां पर अगर एक मछली है, एक आदमी की आंख है, एक मछली है, वो बाहर की दुनिया देखते हैं पानी के अंदर से, तो उसको बाहर की दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया, ये पानी के बाहर की दुनिया है, ये पूरी दुनिया की जो लाइट उसको आती है कितने एरिया से आती है? ये वाली लाइट कहां से आएगी? यहां से। ये वाली लाइट कहां से आएगी? यहां से। और ये वाली लाइट यहां से, यहां से, यहां से। यानी पूरी लाइट दुनिया की उसको ये दोनों लाइन के अंदर से ही आएगी, ये इसके और इसके अंदर से। ये क्या बन रही है? एक कोन। ये यहां से उसको क्या दिखेगा? यहां पर जो चीज खड़ी है, यहां पर जो चीज है ये इस आदमी को यहां दिखेगी, यहां पर जो चीज है वो उसको यहां दिखेगी, यहां पर जो है वो यहां दिखेगी, जो यहां पर है यहां दिखेगी। तो पूरी दुनिया उसको दिखती है, लेकिन कहां दिखती है? यहां से लेके यहां तक। और ये क्या, कौन सी शेप है? एक कोन। तो एक मछली की दुनिया कहां होती है? तो आंसर है मछली की दुनिया एक कोन में होती है। सिर्फ उस कोन के अंदर उसको पूरी दुनिया दिखती है, उस कोन के बाहर वो नहीं देख सकती। अगर देखेगी तो उसको कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ये वाली रे जो आती है ये ऐसे, तो ये आएगी भी कहां से? यहां से। और इधर क्या है? समुद्र है नीचे, किस कलर का? ब्लैक। तो इधर से उसको क्या दिखने वाला है? ब्लैक, कुछ नहीं। तो जब वो मछली ऊपर देखती है तो उसको अपने ऊपर ऐसे एक सर्कल दिखता है, और उस सर्कल में उसको पूरी दुनिया दिखती है। वंडरफुल सीन। आप सोच के देखिए, एक कोन के अंदर पूरी दुनिया उसको यहां पर दिखती है बाहर, और इसके इधर अंधेरा, इधर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, ऐसे सर्कल में उसको सब कुछ दिखता है। जैसे हमारे सामने टीवी का कैमरा लगा हो, 3 डायमेंशन पिक्चर हम देख रहे हैं, और इतनी बड़ी टीवी की स्क्रीन ऐसे ही उसको दिखती है। दैट इज नोन एज फिश आई व्यू। ये फिश आई व्यू होता है। फिश आई व्यू मतलब एक छोटे से स्क्रीन पे एक कोन के अंदर सारी दुनिया को देखना। दैट इज फिश आई व्यू। ओके, यही चीज हमने बल्ब के रूप में ली। ओके, अब
हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? थ्रू विच व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस? ये वाली सरफेस का एरिया कितना होगा जिसके अंदर से ये लाइट आती है, इसके बाहर की लाइट बाहर नहीं जाती है, तो इसका एरिया चाहिए। अगर इसका एरिया चाहिए और ये सर्कल की शेप है तो हमको इसका रेडियस चाहिए। अगर हम इसका रेडियस निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। ओके, ये हमें ये रेडियस चाहिए। रेडियस को हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी रेशियो से हम रेडियस निकाल सकते हैं। हमको क्या चीज मालूम है? ये हाइट मालूम है 80 सेंटीमीटर, ये साइड हमको 80 सेंटीमीटर मालूम है, 80। ओके, एक चीज और हमको चाहिए, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, वो चीज हम ये लेते हैं। ये ट्रायंगल में दिस ट्रायंगल, ये एंगल अगर हमको पता लग जाए, ये और ये लेंथ हमको पता लग जाए, तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के ये रेडियस निकाल देंगे। ये एंगल कैसे पता लगेगा? ये एंगल कितना है? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये एंगल क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन हमको मालूम है। क्रिटिकल एंगल का रिलेशन हम कैसे निकालते हैं? 1/sin c इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, 1/sin c इज इक्वल टू म्यू, और म्यू हमको पानी का दिया गया है 1.33। दिस इज 1/sin c। तो sin c की वैल्यू क्या हुई? sin c is equal to 3/4. Okay, if sin c is equal to 3/4, convert it into tangent c. करिए, ये मैथमेटिक्स आपको आती होगी छोटी सी, करो। cos c कैसे निकालोगे? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर c, दैट इज cos c। फिर sin c अपॉन cos c करके tan c की वैल्यू निकालो। ओके, तो इस तरह से हमने cos c की वैल्यू निकाली। cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये sin c की वैल्यू दी है, इससे हमने निकाला sin 16 रूट 7/4 और sin c अपॉन cos c, ये इसकी वैल्यू आ गई 10c। ओके, अगर आप इतने अच्छे मैथमेटिशियन नहीं बनना चाहते, एक बहुत बुरे मैथमेटिशियन हैं, तो दूसरा तरीका देखिए। sin c की वैल्यू कितनी है? 3/4। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 3/4, ये वाला एंगल मान लिया c, तो ये क्या होगा? 3/4 sin c 3/4। अब बताइए ये साइड कितनी हो गई पाइथागोरस से? 4 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना हुआ? 7 रूट 7। ठीक है, 16 माइनस 9 उसका रूट कर दिया रूट 7। अब बोलो टेंजेंट c कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/7। ठीक है, ऐसे ऐसे आप सीधा निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। ओके, तो हमने निकाल लिया tan c इज इक्वल टू 3/7। अब यहां पर टेंजेंट c कितना है? r/80। Therefore r/80 is equal to 3/7. So r is equal to 3 into 80/7। और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया is equal to pi r square. This is equal to into r का स्क्वायर।
ये हमारा, इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दिस इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर। उसको आप चाहे तो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए। सो दिस इज इक्वल टू 2.6 मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। डेसिमल को 4 पॉइंट इधर करेंगे, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह से 2.6 मीटर स्क्वायर इतना एरिया यहाँ लाइट अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a light through prism makes minimum deviation which is 40 degree. रिफ्रैक्टिव एंगल डेल्टा एम हमें दिया गया है, डेल्टा एम इज 40 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म? ओके, सिर्फ हमसे पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या यूज करना है, बोलिए। यस, दैट्स राइट, mu is equal to sin delta A plus A by 2 divided by sin A upon, इससे mu की वैल्यू आ जाएगी, and this will be equal to how much? 100 upon 2 sin 50 degree upon sin 30 degree। बस इसकी वैल्यू निकाल दीजिए एंड दैट विल बी आंसर। ओके, sin 50 की वैल्यू रखी, sin 30 की वैल्यू रखी, डिवाइड किया 1.53। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। क्या sin 50 की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी? और उसकी आप चिंता मत करिए, या तो दी रहेगी या आप वहां पर लॉग टेबल मांग सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेबल दिया जाएगा या वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। नॉर्मली वैल्यू दी जाती है बोर्ड क्वेश्चन। ओके, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसके बाद इनका सेकंड पार्ट क्या है? इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, प्रेडिक्ट न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर हम इसको पानी में डाल देंगे प्रिज्म को, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? तो रिलेशन वही रहेगा। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या प्रिज्म का ए चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। जब प्रिज्म बाहर में था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एयर। अगर पानी में डालेंगे अब ये क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो हमें चाहिए, क्यों? उसको हम यहां प्लेस कर देंगे, ए भी हमको मालूम है, सिर्फ अननोन क्या रह जाएगा? डेल्टा एम, वही हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो लेट्स गो फॉर दैट। ये होगा म्यू ऑफ ग्लास इन वाटर is equal to mu of glass divided by mu of water। ये हम पहले कर चुके हैं। ओके, so this is equal to 1.53 what we have got and 1.33। ये फिर से हमने इसका कैलकुलेशन किया। This is 1.53 1.53 divided by 1.33। This is 1.15। Okay,
ये 1.15 आपको क्या मिला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब प्रिज्म को पानी में डाल देंगे। अब ये म्यू की वैल्यू आ गई, तो हमने फिर से इस फॉर्मूला में इसको सेट किया। म्यू इज 1.15 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। ये 0.5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी गेट इज साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस कम्स टू हाउ मच? ओके, सपोज दिस इज 1.53 और इसका हमने हाफ कर दिया 0.5 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस कम्स टू 0.58। Is it okay? 0.58 ये आ गया। अब हमने इसका टेबल देखा कि 0.58 किसकी साइन है। This is sine inverse of 35 degree. Delta n upon a upon 2 is equal to 35.45 और 30.55 डिग्री। ये अब a की वैल्यू इसमें रख देते हैं। डेल्टा m प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35.5। डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 35.5 और ये हमने कर दिया 2 प्लस 2 15 इधर आके माइनस हो। सो दिस इज इक्वल टू 20.5 है 60 कहां पर? ओ ए की वैल्यू, हाँ सॉरी, मैंने अपॉन 2 पहले से कर दिया, फिर एक बार 2 लिख दिया। आई शुड राइट इट 60। सो नाउ इट विल बी 30 और इधर आके माइनस 30। सो डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5। So therefore delta m minimum is equal to how much? ये इधर चला जाएगा, this will be 11 degree। तो ये हमारा आंसर आया। In water what will be delta m? 11 degree। ठीक है? अगर आप इसको इतना एग्जैक्ट नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो यहां पर ये 2 डिजिट कर लेंगे, तो दिस विल बी 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। बुक में आंसर 10 डिग्री दिया बिकॉज एज पर आवर रूल्स हमको कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने चाहिए, तो उसमें हम 0.5 को कर देते हैं, इधर से ओमिट करते चलते हैं। तो दैट डजंट मैटर, 10 डिग्री और 11 डिग्री व्हाटएवर इट कम्स टू। मेथड समझ में आ गया आपको? ये जरूरी है। ओके, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है और फोकल लेंथ कितनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो किस फॉर्मूला को यूज करना है? गिवन क्या क्या है? गिवन है
म्यू एंड एफ। पूछा क्या जा रहा है? आर। सो म्यू इज गिवन 1.55, F is given 20 सेंटीमीटर एंड R1 R2 ये हमसे पूछा जा रहा है। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस ये हमको पता लगाना है। सो R1 R2 F और mu, which is the formula which contain all these four quantities? Lensmaker's formula. So we will use that. 1 upon F is equal to mu minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. So here we will place it. Focus 20. 1 upon 20. Mu minus 1. 1.55 minus 1. This is 1 upon R minus 1 upon, यहां पर आपको याद रखना है हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में एक फेस इधर होता है और दूसरे का रेडियस इधर होता है। तो R1 का जब आप वैल्यू R रखते हैं तो साइन क्या लेना है? प्लस। R2 की वैल्यू जब R रखते हैं तो साइन नेगेटिव। सो दिस इज टू बी प्लेस माइनस। अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे ये 0 हो गया, सम खत्म हो गया। You can't make it. So this is 0.55 and this will be 2 upon R. This is 1 upon 20. Now it is very easy to find. R is equal to, R इधर आ गया, 0.55 multiplied by 2 multiplied by 20. This is value of R. So this is 2 to the 4. This is answer. How much will be radius? 22 centimeters. इसके बाद के कुछ sums हैं, which are very simple sums. U, V, F. लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. V और U की वैल्यू दी है, F निकालना है। U और F दिया है, V निकालना है। U और V दिया है, F निकालना है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हैं। This 9.11 we will do. Okay, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए है। A compound microscope has objective focal length 2 centimeter, eyepiece focal length 6.25 centimeter. These two are separated by 15 centimeter. How far from the objective lens the object should be placed in order to get final image at D is equal to 25 centimeter and at infinity. 2 पार्ट में इसको बनाना है और ये भी बताना है कि दोनों बार उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। हम लोगों ने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा है उसके अनुसार this is objective and objective has focal length that is 2 centimeter. Let us say this is 2 centimeter. इधर भी कितना होगा? 2. Okay. Then there is a separation of 15 centimeter. 15. And here we have this eyepiece. Eyepiece has a focal length 6.25 centimeter. This 6.25 centimeter. This is focus of eyepiece. How far from the objective lens the object should be placed in order to get the final image? हमने पढ़ा है
हमको मालूम है कि इमेज दो तरीके से बन सकती है, एक इंफिनिटी पे और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। दोनों के लिए इन्होंने पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। ऑब्जेक्ट को हम जहां पर रखते हैं, ये इस डिस्टेंस का नाम क्या है? U ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके। इतनी सारी चीजें हमको दी हैं और हमको U ऑब्जेक्टिव निकालना है। ओके, किस तरह से निकाल सकते हैं? तरीका बताइए। क्या किसी डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास किसका है? मैग्नीफाइंग पावर। हमको यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर तो नहीं दी गई है, निकालनी है, वो भी निकालनी है। तो हम इसमें जो हमारा ओरिजिनल तरीका है उसको लगाते हैं, लेंस बाय लेंस प्रोसेस करेंगे। ओके, तो इसके लिए दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये बताइए हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें ये वाला डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर क्या क्या होता है? ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इधर इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनता है। अगर हमने इंफिनिटी पर देखना है तो इमेज ये कहां बनना चाहिए? कहां बनना चाहिए? एट द फोकस ऑफ द सेकंड लेंस। तो इंफिनिटी वाला केस हम पहले लेते हैं और ये कहां पर बनेगा? फोकस। इसका फोकस आई पीस का। तो ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है कितना? 6.25। अगर ये डिस्टेंस 6.25 है और ये टोटल डिस्टेंस 15 है तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? 15 माइनस 6.25 दैट इज 8.75। ओके, अब इस लेंस को देखिए। इस लेंस में फोकल लेंथ कितनी है? यस, फॉर लेंस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए f की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमको नहीं मालूम, u ऑब्जेक्टिव। v की वैल्यू हमको मालूम है, कितनी? v की वैल्यू 8.75। समझ आया? ये वैल्यू 8.75। v u f कौन सा रिलेशन? Yes, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। वो लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जो ऑब्जेक्टिव। आंसर आ गया। ये आंसर किसके लिए है? ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट, व्हेन इमेज इज टू बी मेड एट इंफिनिटी। ओके, इसको निकालिए, कितना आता है?
2.6। ठीक है, तो U कितना, फोकल लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा सा और ज्यादा दूर रखते हैं तो कहां पर रख रहे हैं हम 2.6। ये क्या आ गया, U ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर ये U ऑब्जेक्टिव है तो हमको दूसरी चीज क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन when ये जो पहला निकालना था, when the image is made at d is equal to 25 सेंटीमीटर। ये ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन मांगता है। एनीवे, ये सब को समझ आ गया। ओके, नाउ वी विल गो दिस फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम देते हैं केस 1। पहले क्या किया था, केस 2, अभी केस 1। केस 1 में ये वाला, इस लेंस को देखिए, ये लेंस इमेज कहां बनाएगा, आंसर है डी पर इमेज बनाएगा। तो फॉर लेंस नंबर 2, फॉर लेंस आईपीस वाला जो लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ कितनी है 6.25। वी हम कहां बनाना चाहते हैं 25, माइनस की प्लस, इस तरफ भी बनाना है, दैट इज माइनस 25। अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं, निकालिए। कितना, फिर से बोलिए, ठीक से निकालिए। हाँ, ये हो सकता है। 1 upon v is minus 1 upon minus 25 minus 1 upon u for eyepiece is equal to 1 upon f, f is 6.25 और इसका कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसका f पॉजिटिव होगा। ये आया, सो 1 upon UE minus 1 upon UE is equal to 1.6.25। ये इधर चला गया, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 upon 25। This is equal to 25। This will be 4 plus 1। This is 5 upon 25, 1 upon 5। Therefore, UE is equal to, माइनस उधर चला गया, उसको इन्वर्ट कर दिया, so this will be minus 5 सेंटीमीटर। माइनस 5 आया आपका, so UE कितना है minus 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेंस जो इमेज बना रहा है वो यहां से कितनी दूर है, यस, उल्टी तरफ 5 सेंटीमीटर। हमको मालूम है जब हम डी पर देखना चाहते हैं तो ये कहां लोकेट होना चाहिए, विद इन फोकल लेंथ, यानी उस समय ये 6.5 यहां तक जाएगा और ये जगह कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, दिस इज 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आ गया इसका U फॉर आईपीस। ओके, अब अगर ये U फॉर आईपीस आया है और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना 15, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा 10। ये 10 क्या है,
डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये अब कितना हो गया 10। और ये क्या चीज है, इसका सिंबल बोलिए, V फॉर ऑब्जेक्टिव। ये समझ आया? V फॉर ऑब्जेक्टिव हमने कैसे निकाला, U फॉर आईपीस निकाला। इसका जब U निकल गया, इसको टोटल से माइनस किया तो क्या आ गया, V फॉर ऑब्जेक्टिव। फिर से शुरू से प्रोसेस देखिए। D क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर दी आईपीस। वो कितना है 25। वो हमने यूज किया, फोकल लेंथ यूज किया, U की वैल्यू निकाली। ये U की वैल्यू हमको क्या बताती है कि पहले वाले ने यहां पर इमेज बनाया है जिसको ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस हमको पता लगा 5। इसको टोटल 15 में से माइनस किया तो बाकी जो 10 बचा वो कौन पूरा कर रहा है, दैट इज V फॉर ऑब्जेक्टिव। अब हमको ऑब्जेक्टिव का V मालूम है, ऑब्जेक्टिव का F मालूम है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का U निकाल सकते हैं इस केस के लिए। तो देखिए UE इतना आया, therefore V objective is equal to 15 minus 5 is equal to 10. Therefore 1 upon V objective minus 1 upon U objective is equal to 1 upon F objective. Putting the values, what we get, 1 upon V objective। V objective कितना रखना है 10, माइनस 1 upon U objective निकालना है, इज इक्वल टू 1 upon F objective 2 सेंटीमीटर। ये हमारा इक्वेशन बना विद 1 अननोन। अब इसमें से U objective निकालिए। 2.5 माइनस 2.5। ओके, तो ये हमने इसको सॉल्व किया, दिस कम्स टू माइनस नेगेटिव 2.5। करेक्ट। पिछली बार कितना आया था, माइनस 2.6। तो अगर इंफिनिट दूर पे देखना है माइनस 2.6, और अगर हमको D पर देखना है तो माइनस 2.5। ये डिस्टेंस हमको उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबका आ गया। ठीक है, आ जाएगा, छोटा सा मैथमेटिक्स है। अगर हमने ये दोनों चीजें निकाली हैं तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में आ सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस सामने क्या आता है, नहीं वो नहीं, V और U वाला फॉर्मूला बताइए। V अपॉन U। मैग्नीफाइंग पावर ये मल्टीप्लाइड बाय, अगर डिस्टिंक्ट डिवीजन है तो यहां क्या लिखेंगे 1 प्लस D अपॉन F, और अगर रिलैक्स टाई पैरेलल लाइन के लिए है तो सिर्फ D अपॉन F। ओके, पहला केस, ये वाला केस, ये कौन सा है, डिस्टिंक्ट डिवीजन। D कितना लिया हमने इसमें 25। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, इसमें V नॉट कितना है 10। U नॉट आपने कितना निकाला 2.5, 1 प्लस 25, ये FE है, FE की वैल्यू कितनी 6.25।
ये 4 प्लस 1 5 और ये कितना है 4 5 इंटू 4 20। ये क्या आ गया मैग्निफिकेशन। इस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो गया डिस्टिंक्ट विजन में 20। समझ आ गया। जब आप इस केस में मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो इसी केस के V और U यूज करने हैं, दूसरे केस के नहीं। ओके, अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन फॉर पैरेलल रेस। ओके, थोड़ा पीछे का पन्ना पलट के मुझे बताइए, जब हमने मैग्निफिकेशन फॉर पैरेलल रेस किया था तो V कितना था और U कितना था? जी, V कितना 8.75 और UO कितना था -2.6 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन FE 6.25। दिस इज इक्वल टू 4 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी मैग्निफिकेशन कितना आ गया 13। ठीक है, इस तरह से इसमें मैग्निफिकेशन कम होगा। तो ये दोनों तरह के मैग्निफिकेशन निकले और दोनों तरह से हमने U0 की वैल्यू बताई। इतना फर्क पड़ जाता है पैरेलल रेस में और डिस्टिंक्ट डिवीजन। ओके, जिन लोगों को साइन की बहुत चिंता है उनके लिए मैं बताऊं, हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है। देखिए, इज इक्वल टू ये वाला माइनस यहां लिखा, u की वैल्यू क्या रखनी है, प्लस की माइनस, v की वैल्यू कैसी रखनी है, प्लस, u माइनस v प्लस, d की वैल्यू कैसी रखनी है, नेगेटिव, f की वैल्यू, fe की वैल्यू कैसी रखनी है, नो, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। याद रखिए, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है क्योंकि फाइनल इमेज हमको उल्टी दिखती है, उल्टी दिखती है ना नीचे की तरफ, इसलिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, राइट। इसलिए अगर हम एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे विद साइन, इट शुड बी नेगेटिव। और हमारा फॉर्मूला भी क्या है, माइनस वाला फॉर्मूला है ये। और जब आप वैल्यू रखने जाते हैं, सिर्फ u की वैल्यू माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो याद रखिए, जब आप u की वैल्यू इस तरफ वाले की माइनस रखते हैं तो d भी तो इस तरफ है, तो उसका 25 भी क्या होगा, माइनस 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 आ गया। तो मैग्निफिकेशन माइनस है, माइनस होना चाहिए, दैट इज करेक्ट।
तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया है, दैट इज 13, और साइन कैसा आया है, माइनस, यानी ऑब्जेक्ट हमको उल्टी इमेज दिखाएगा।